नीरज ने जैसे ही वो खत देखा तो उसने उसे खोला और उसने खत खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस खत में लिखा हुआ था, उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये नीरज गायक के लिए खत है। अब नीरज बड़ा हैरान हुआ कि ये खत किसने लिखा और कब लिखा और उसे मेरा नाम कैसे पता। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सारंगी के साथ ये खत जो रखा हुआ है इसमें मेरा नाम पहले से कैसे लिखा हुआ है, जबकि मैं तो एक बार ही यहाँ पर आया हूँ, उसके बाद आया भी नहीं और उस वक्त तो मेरा नाम किसी को पता भी नहीं था। वो बहुत हैरान हो गया और ये बात उसके समझ के बाहर थी कि ये किसने और क्यों लिखा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो भागते हुए, वो होश संभालते हुए उस मकान से बाहर आ गया। लेकिन आते हुए वो सारंगी जो उसके हाथ में थी वो अपने साथ ही लेकर आ गया। और जब वो घर पहुंचा उसके हाथ में वो सारंगी थी। उसने घर पहुंचते ही ये फैसला कर लिया कि उसका बेटा मोहन जब बड़ा होगा तो सबसे पहले उसे वो यही सारंगी बजाना सिखाएगा। उसके बाद यूं ही वक्त गुजरता गया और नीरज के बालों में सफेदी आ गई और इधर उसका बेटा मोहन जवान की दहलीज पे कदम रखने लगा। इधर नीरज ने उसे बड़े होते ही मौसीकी की तालीम देना शुरू कर दी थी और वो अब अपनी तालीम पा रहा था। उसके बाद नीरज ने अपने बेटे को सारंगी का अमल सिखाया। कुछ वक्त तक ये अमल जारी रहा। फिर एक दिन जब इसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो उसने अपने बेटे से कहा, मोहन तुम सारंगी बजाना सीख चुके हो, मेरा काम था तुम्हें ये सिखाना और मैंने वो सिखा दिया। अब इस काम में फन हासिल करना तुम्हारा काम है। याद रखो बेटा, रियाज के बगैर महारत मुमकिन नहीं है। तभी मोहन बोला, बाबूजी आप बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कल सुबह ही से रियाज शुरू कर दूंगा। अगले दिन अभी सूरज भी ना निकला था, अभी नींद पूरी भी ना हुई थी और अगले ही लम्हे नीरज के कानों में सारंगी की पुरअसरार आवाज गूंजने लगी और वो जोरदार आवाज उसके कानों में आई, क्योंकि उस वक्त मोहन रियाज कर रहा था जो कि नीरज का ही बेटा था। उस वक्त उसके चेहरे पर खुशी नुमाया हो गई, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों इधर नीरज के सीने में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया। वो तड़पने लगा। उसने अपने बेटे को पुकारा, लेकिन उसकी मध्य आवाज और तड़पती हुई आवाज सारंगी की जोरदार आवाज में दबकर ही रह गई। कुछ लम्हे के लिए वो तड़पता रहा और उसके बाद अचानक वो खामोश हो गया, पूरी तरह से खामोश, वो भी हमेशा के लिए। और उस पुरअसरार सारंगी का ये पहला शिकार भी बन गया। एक रात की बात है जब मौसम बहुत सर्द था। गांव के सभी घरवाले अपने घरों के दरवाजे बंद करके अपने अपने लिहाफों में दुबक गए थे। मोहन और उसकी माँ गांव वालों की तरह ही अपने घर में दुबक के बैठे हुए थे और इस तूफानी मौसम से वो सख्त खौफजदा भी थे। बादल गरजे, बिजली भी कड़की और उसी वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, मोहन, मोहन कुमार। मोहन इस अनजाने वजूद की आवाज से अचानक से डर कर रह गया था। वो डर गया कि ये आवाज तो मेरी जानी पहचानी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और उसके बाद मोहन अपनी जगह पर ही बैठा रहा और दूसरी दस्तक का और दूसरी आवाज का इंतजार करता रहा। फिर से दस्तक हुई और वही आवाज आई। अब तो मोहन कुमार ने हिम्मत की और उसने चिराग उठाया और दरवाजे की तरफ आ पहुंचा। जैसे ही उसके बाद उसने दरवाजा खोला तो हवा का एक सरकश झोंका धीरे से दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और वो उस चिराग को जो मोहन के हाथ में था उसे गुल कर गया, यानी उसे बुझाकर चला गया। तभी मोहन ने दरवाजे में एक वजूद को देखा, वो भी औरत का वजूद। उस गुप्त अंधेरे में भी उस औरत का सरापा न जाने क्यों चमक रहा था। इतने अंधेरे में भी वो औरत का वजूद अलग ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा था मोहन को साफ साफ। और उसके बाद उस औरत के वजूद ने अपना बदन चादर में एक तरफ से ढकना शुरू कर दिया। मोहन कुमार उसे पहचान न सका कि ये औरत कौन है और ये कहाँ से आई है और यहाँ क्यों आई है, क्योंकि मोहन तो उस औरत को जानता ही नहीं था। हाँ, लेकिन आज अगर इसका बाप नीरज जिंदा होता तो शायद वो इस औरत के वजूद को पहचान लेता, तो शायद वो इस औरत को पहचान लेता कि ये कौन औरत है और यहाँ क्यों आई है, क्योंकि नीरज यानी मोहन का बाप इसी औरत के साथ एक सर्द रात तन्हाई में गुजार चुका था, वो भी हम बिस्तरी से। तभी उस औरत ने मोहन कुमार के घर से कुछ दूर वाक़े एक मैदान की तरफ इशारा करते हुए बोला, कभी तुमने इस खुले मैदान में मोहन वो सारंगी बजाई है जो तुम्हारे पास है? मोहन कुमार उस औरत के सवाल पर हैरान हो गया। उसने जवाब देने के लिए अपने लबों को जब जुम्बिश दी, अभी वो जवाब देता है, लेकिन एक ऐसा मंजर उसके आंखों के सामने हुआ कि उस पर यकीन करना नामुमकिन था। अचानक से वो औरत हवा के झोंके की तरह उसके सामने से गायब हो गई। अचानक से वहां पर गहरा अंधेरा छा गया और खौफ की लहरों ने मोहन के इर्द गिर्द अच्छा खासा साया तान दिया था। मोहन घबरा गया, उसने तेजी से दरवाजा बंद किया और अपनी बिस्तर की तरफ वो पलट गया। तभी उसे याद आया कि चिराग बुझ चुका था। उसने अंदर से माचिस उठाई और अपना चिराग रोशन किया। तभी उसकी माँ ने लिहाफ में से ही पूछा, मोहन बेटा बाहर कौन आया था और किसकी आवाज पर तुम बाहर चले गए थे बेटा? तभी मोहन ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया, कोई नहीं था माँ, हवा आ गई थी, हवा के झोंके से दस्तक हुई थी। उस रात पूरी रात मोहन ना सो सका और वो सारी रात
उस पुरस्कार औरत के बारे में ही सोचता रहा कि वो औरत कौन थी और वो मुझे वहां पर सारंगी बजाने का क्यों कह रही थी और वो मुझे कैसे जानती है, उसको मेरा नाम कैसे पता। और सुबह होते ही उसने ये फैसला भी कर लिया कि उस औरत ने कहा है कि इस माह की 14वीं रात को मैं उस मैदान में जाकर सारंगी बजाऊं, तो मैंने भी फैसला कर लेता हूं कि इस माह की 14वीं रात को मैं उस मैदान में जाकर सारंगी जरूर बजाऊंगा और मैं खुद देखूंगा कि आखिर होता क्या है। ये आप मोहन की नादानी समझ लीजिए या फिर उसकी बहुत बड़ी भूल। चांद धीरे धीरे बढ़ता गया, दिन गुजरते गए और 14 तारीख की रात को चांद पूरा मुकम्मल आसमान पर नजर आने लगा। मौसम भी बहुत सर्द था और मोहन को अब माँ के सोने का इंतजार था। उसने माँ के सोने का इंतजार किया और माँ सो गई। उसने चिराग उठाया और माँ के सिराने एक टेबल पर रख दिया ताकि माँ कभी उठे तो उसे कोई परेशानी ना हो। उसके बाद उसने धीरे से दबे कदम बाहर जाने की कोशिश की और उसके बाद उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर बिल्कुल खामोशी थी और सुकून था। घर से कुछ दूर बाहर एक मैदान था और वो सब्ज घास से अटा हुआ था और ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों ने उस मैदान को घेर रखा था। चांद की रोशनी में उस घने मैदान में रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। न जाने उसकी क्या वजह थी कि ऊंचे ऊंचे दरख्तों के उस मैदान में सब्ज घास पर चांद की किरणें रक्स करती हुई नजर आ रही थी और जैसे ही इसे देखते तो अजीब सा पुरअसरार माहौल वहां पर तकरीक हो जाया करता था। मोहन कुमार पर भी अब अजीब सी कैफियत तारी हो चुकी थी और उसने सारंगी उठाई और उस मैदान में जाकर बैठ गया और उसके बाद सारंगी के सिरों से वो खेलने लगा, यानी कि वो सारंगी को बजाने लगा। उसने कई मर्तबा इससे पहले सारंगी बजाई थी लेकिन ऐसा सुलून उसे अब तक कभी भी नहीं मिला था जो उसे अब मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत सारंगी के साथ साथ सुरीली आवाज में उसकी आवाज के संग संग कोई अजीब सा गीत गा रही है। उसने जब कान लगाकर सुना तो उसे आवाज साफ सुनाई देने लगी और वो जो गीत चल रहा था उसमें ये साफ सुनाई दिया, आज आखिरी रात है, आखिरी रात है। मोहन कुमार कुछ ना समझ सका क्योंकि ये अजीब सा बेगुमानी गीत था लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। वो सारंगी बजाता रहा, गीत चलता रहा। अचानक उसकी नजरें अपने घर की जानिब उठी। उसने देखा तो वो हैरान रह गया कि उसके घर से आग के शोले आसमान की तरफ उफन रहे थे और मोहन की माँ मदद के लिए पुकार रही थी और सारा का सारा गांव मदद के लिए आ चुका था, मगर मोहन था जो अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो सारंगी बजाता रहा, इधर गीत गूंजता रहा और इधर आग बढ़ती रही। सामान जलने की बू आसमान में घुल चुकी थी, हवा में घुल चुकी थी और उसके साथ साथ अब इंसान के जलने की हौलनाक बू भी उस फिजा में गूंजने लगी थी क्योंकि मोहन की बूढ़ी माँ का बदन उस आग के शोलों में जल रहा था। सारे गांव में एक शोर बरपा हो चुका था और सब के सब लोग जो वहां पर मौजूद थे वो सब मोहन को ही तलाश कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता रात सिरकने लगी, चांद ढलने लगा और उसके बाद लोग आग बुझाने में कामयाब हो गए। जब जरा खामोशी छाई तो लोगों ने सारंगी की आवाज सुनी। ये उसी सारंगी की आवाज थी जो मोहन बजा रहा था क्योंकि वो जानते थे कि पूरे गांव भर में सिर्फ मोहन कुमार ही है जो सारंगी बजा सकता है। आवाज जो थी वो मैदान की तरफ से आ रही थी तो सभी लोग मैदान की तरफ दौड़ गए। मैदान के दरमियान में मोहन कुमार मस्त बैठा हुआ सारंगी बजा रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जिस्म बिल्कुल ठहरा हुआ साकित था और उस पर लोगों की आमद का भी कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बांसुरी यानी अपनी सारंगी बजाता रहा। वो उसी तरह सारंगी बजाता रहा और गांव वाले उसके नजदीक गए तो उसने उसी तरह कोई भी हरकत ना की, बस सारंगी बजाता रहा। एक शख्स ने जब उसे झिंझोड़ा तो वो कच्ची दीवार की तरह अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। सारंगी उसके हाथ से छूट गई लेकिन उसकी आंखें अभी भी पहले की तरह खुली हुई ही थी। और जब लोगों ने तहकीकात की और तफसील से इस मामले को जाना तो देखा कि मोहन कुमार मर चुका था। मोहन कुमार अब मौत के घाट उतर चुका था। मोहन कुमार कैसे मरा, वो पुरअसरार औरत कौन थी और उस सारंगी का इस पूरे मामला से क्या ताल्लुक था, ये उसी के साथ दफन हो गया और आज तक कोई भी ना जान सका क्योंकि ये बातें इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर हैं।